Good evening. Good evening, Apurva. Good evening, Muskan. Hello, Sam. 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 लास्ट क्लास का पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का चैप्टर रिवाइज किया है. फाइन अपूर्वा. सो चलो बेटा शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से. बट आज हम लोग बहुत कम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. मतलब मैं 5 ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगी. और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का चैप्टर आज फिनिश भी हो जाएगा अभी कुछ देर में 15 to 20 मिनट्स में. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बेटा मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास संडे को रखूंगी. आप तब तक संडे तक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस प्रिपेयर कर लोगे ताकि हम 1 hour 20 minutes पूरे इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें ताकि ये चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमें अंडरस्टैंड हो जाए. प्रॉमिस संडे तक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे. ओके चलो शुरू करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन से. द क्लोनिंग वेक्टर विच कैन बी यूज फॉर द जीन ट्रांसफर in prokaryotic as well as eukaryotic host cell are known as shuttle vector. And the example of such a vector is, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है अभी मुझे आंसर कीजिए. आप जानते हो कि शटल वेक्टर के बारे में. द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सच अ वेक्टर इज yeast episomal vector, yeast artificial chromosome, bacterial artificial chromosome or PBR 322. I'm giving you the poll. Answer please. इजी है बहुत. ऐसा कैसे? अपूर्वा ने आंसर दिए करेक्ट. फास्टेस्ट आंसर है. पाखी हर्षिता यशी त्यागी रॉन्ग आंसर. ओके एकता मैं भी पोल क्लोज करूंगी तो मैं एक बार रिफ्रेश करते हूँ. डू इट फास्ट स्टूडेंट. प्रिया भल्ला, साक्षी, मूर्छना, मनीष, चैतन्या, मेधा शर्मा, पाखी हर्षिता यश त्यागी, स्वयं, चंद्रानी. रॉन्ग आंसर. डू इट फास्ट स्टूडेंट्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. पोल क्लोज. द करेक्ट आंसर इज A1. बट मैं भी आपको समझाती हूँ ऑप्शन ए किस तरीके से है. गिव मी अ सेकेंड मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ. अगर वीडियो ब्लर आ रही है तो वो क्लियर हो जाएगी. अभी ठीक है. सो बेटा करेक्ट आंसर इज फर्स्ट दैट इज यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड. अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था शटल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट इज मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड एंड यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड जिसके अंदर यीस्ट इट इज डिपिक्टेड टू दैट ऑफ अ यूकैरियोटिक and here the episomal refers to that of a E. coli. So yeast episomal plasmid. Now the next question, why not PBR 322? बेटा PBR में तो P refers to that of a plasmid ना. और प्लाज्मिड तो आप इंट्रोड्यूस करोगे बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स में, not that of यूकैरियोट्स. Read the following statements. Statement 1, restriction enzymes are obtained only from eukaryote. Statement B, the first discovered restriction endonuclease was EcoR1. आपके पास 3 ऑप्शन है. एक्चुअल में 4th ऑप्शन स्नाइपिंग के लेते वक्त हट गया है. मैं आपको लिख देती हूँ. स्टेटमेंट A इज इनकरेक्ट बट B इज करेक्ट. So you have to give me the answer on the poll now. I'm giving you the poll. Answer please. Apurva, fastest answer. Abhinav, second fastest answer. Dipti, third fastest answer. Ekavina, wrong answer. Divyanshi Shivani, wrong answer. Paki, Soham, Asa, Rehana,
साम्या, साक्षी, प्रिया भल्ला, समिका, wrong answer. Do it fast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is yes, B1, second option. आप देखो किस तरीके से restriction enzyme are obtained only from eukaryote. No, it is obtained only from prokaryote. आप जानते हैं हमारे पास तो अपना इम्यून सिस्टम है, प्रोकैरियोट को जरूरत होती है डिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एज अ मैकेनिज्म ऑफ इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म. Why the B is wrong? बता रही हूँ प्रिया, वेट करा करो. The first discovered restriction endonuclease was EcoR1. No, the first discovered restriction endonuclease was Hind second. और किसने डिस्कवर्ड किया था हिंड सेकेंड को? आर्बर ने ना. आर्बर ने सबसे पहली बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया था और फिर इसे कंफर्म्ड करके आइसोलेट करने का काम किसने किया था? हैमिल्टन स्मिथ ने. सो आर्बर एंड स्टार्ट ने मैकेनिज्म समझा एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैमिल्टन स्मिथ. क्लियर टू एवरीवन? अग्निश आप फॉरम पे पूछो, मैं आपको आंसर कर दूंगी. ठीक है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स आर जनरेटेड इन द लेबोरेटरी by altering their genetic makeup. आप जानते हो ना जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स को आप कंस्ट्रक्ट करते हो by altering their genetic makeup. This is done by adding one or more gene to a plant genome by. आप जीन कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो प्लांट के अंदर? सो ये ऑप्शंस हैं बॉयलिस्टिक मेथड और एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए इंजेक्शन और हीट शॉक मेथड, फ्यूजिंग लिपोसोम्स और बैसिलस thuringiensis mediated transformation. I'm giving you the poll. Try to give me the correct answer. No poll? Samya, Rimjim, Sakshi, Pratiksha, wrong answer. Fastest answer. Okay, अपूर्वा, अभी ये वाले के बाद आप मैं रुक जाऊंगी, वेट करूंगी. Fastest answer given by Manish, Paki and Suyash. Do it fast. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is first one. मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, बॉयलिस्टिक मेथड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन गन मेथड, जो आप यूज करते हो फॉर द ट्रांसफर ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन द केस ऑफ अ प्लांट सेल. और अगर हमें वेक्टर बेस्ड करना है तो वेक्टर बेस्ड कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. कोई फायदा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता दीप्ति, बहुत फास्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ टॉपर होने से भी फर्क नहीं पड़ता. अभी आप ट्राई करो आंसर करेक्ट करने की, क्वेश्चन की रीडिंग हैबिट की, और अपने दिमाग में जो भी हम टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं उसके फोल्डर्स फास्ट ओपन हो, आप बार बार रिविजन करो. फ्यूजिंग द लिपोसोम्स टू इंटैक्ट द प्लांट सेल्स. बेटा ये प्लांट सेल्स सेल वॉल के अंदर फ्यूजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे आप जानते हो ना, कल्चरिंग करते हैं, टिश्यू कल्चरिंग किया जाता है, जब आर्टिफिशियली किया जाता है तो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, बिकॉज यू नो दैट द सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत इजी है. रीड द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग इंसुलिन. ये स्टेप्स दे रखे हैं. स्टेप्स पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस आर रिस्पेक्टिवली. आपको इंसुलिन जीन बनाना है, इंसुलिन प्रोटीन बनाना है, उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, लास्ट स्टेप कौन सा होगा? स्प्लाइसिंग ऑफ जीन सेगमेंट फॉर ए एंड बी चेन इनटू सेपरेट बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग, plasmid are separately transformed into E. coli, transformed recombinant E. coli are cultured in bioreactor, insulin obtained and purified, insulin gene is isolated from human tissue and cloned. So you have to find out the first and the last step in the insulin formation. Can I give you the poll to everyone? रिमझिम रेडी है? क्योंकि अच्छा ठीक है, जल्दी करो. सोच के देखो ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए और सबसे आखिरी स्टेप कौन सा होना चाहिए? पोल. यस. सो आंसर प्लीज.
गुंजन, यशी, मुस्कान, सोहम, दिव्यांशी, सक्षम, सुयश, समिका. Wrong answer. Fastest answer and the correct answer given by top 3 students, Manish, Paki, Vidhi. And still many students left to answer. Do it fast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is C, F and E. बेटा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? जीन का आइसोलेशन. सो इंसुलिन जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन टिश्यू एंड क्लोन. और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. उसे प्योरिफिकेशन करोगे, सेपरेशन करोगे. सो इंसुलिन इट इज ऑब्टेन्ड एंड प्योरिफाइड. सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. गलत हो गया, कोई बात नहीं. Now the next is plasmids serve as a useful cloning vector due to all of the following trait except. प्लाज्मिड के पास ये सारे करेक्टर्स हैं. बेटा सारे नंबर्स के अंदर आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा? इंसुलिन के जीन को आइसोलेट करोगे. फिर मुझे बताओ जीन को आइसोलेट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए? सेकेंड स्टेप कौन सा होगा? एनीवन इन दिस क्लास? ए. फिर आप उसको आइसोलेट करके सेपरेट प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहोगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम सिलेक्शन करेंगे, ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए. देन द प्लाज्मिड आर सेपरेटली ट्रांसफॉर्म इनटू द इकोलाई. इकोलाई में डालोगे, होस्ट सेल के अंदर डाला जाएगा. फिर जो भी ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट है आप उसे बायोरिएक्टर की तरह ग्रोथ करवाओगे. लास्ट क्लास में हमने बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था. रॉ मटेरियल इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन प्रोडक्ट. और लास्ट स्टेप इट इज फॉर द प्योरिफिकेशन. Plasmids serve as a useful cloning vector due to all of the following trait except. कौन सा करेक्टर प्लाज्मिड के लिए क्लोनिंग वेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है? स्मॉल साइज, मेकिंग इट इजी टू मैनिपुलेट, easy to transfer from cell to cell, depend on the origin of replication of host. By attaching a polylinker, it become easy to allow the insertion of desired DNA. Priya, Balla, Samika, Yashi, Tara. Wrong answer. Fastest answer given by Sandeep, Manish and Paki. Mudit, Divyanshi, Vaishnavi, Dipti. Wrong answer. It's okay अपूर्वा, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is yes, the third one. But it depend upon the origin of replication of host. No, plasmid जो है cloning vector, they have their own origin of replication. They don't dependent upon the origin of replication of the host. So the correct answer is third one. So this is all about the question practice. अभी शुरू करते हैं बायोरिएक्टर के बारे में. बेटा मैंने लास्ट क्लास में शायद से आपको बता दिया था कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बायोरिएक्टर. दैट इट इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू दैट ऑफ अ प्रोटीन प्रोडक्ट. उसे कन्वर्ट करना, माइक्रोब्स की ग्रोथ करवा के वो कौन करता ऑन अ लार्ज स्केल? दैट वाज डन बाय द बायोरिएक्टर. क्लियर है ना? बायोरिएक्टर का मतलब क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर. आज हमें बायोरिएक्टर के टाइप पढ़ने थे. आपको एक बार मैं रिविजन कराती हूँ, आप मुझे बताना. बायोरिएक्टर में हम माइक्रोब्स को ग्रोथ कराते हैं ऑन द लार्ज स्केल. मैंने आपको बताया था हम कितना वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं कल्चर मीडियम यहाँ पे ग्रोथ करवाने के लिए. एक वॉल्यूम बताया था, दैट इज 100 to 1000 लीटर. और इसका मेन एम क्या है? हमारी बैक्टीरिया ग्रोथ को करा के जीन का एक्सप्रेशन करना, मतलब प्रोटीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना. सो बेटा मोस्ट कॉमन टाइप बायोरिएक्टर इज टायर्ड टाइप बायोरिएक्टर. बेटा आपके बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज ऑफ टायर्ड टाइप बायोरिएक्टर. वैसे सिर्फ इसके अलावा बहुत सारे और भी बायोरिएक्टर होते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, इमोबिलाइज्ड बायोरिएक्टर. लेकिन जो मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर है वो कौन सा होता है? दैट इज टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर और टायर्ड टाइप बायोरिएक्टर.
हम लिखेंगे बाद में, पहले समझने की कोशिश करेंगे और पहले सुनेंगे अच्छे से. But a stirred tank bioreactor, it is of two types. One, it is a simple stirred, and the another, it is a sparse stirred tank bioreactor. आप सबसे पहले देखो सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर का मतलब क्या है. एज अ नेम सजेस्ट, सिंपल स्टायर्ड मींस उसके अंदर एक स्टायरर होगा जो उसे सर्कुलेट करेगा, जो उसे रोटेट करेगा ताकि मिक्सिंग हो सके कंटेंट की. सो दैट इज कॉल्ड ए सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर. आपने कभी कभी देखा होगा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ मोटर. उस मोटर के अंदर एक छोटी सी पिन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जो कि पिन रोटेट करती है. एज अ रिजल्ट वो पूरी की पूरी मशीनरी भी रोटेट करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फैन में भी आप देखते हो कि एक छोटी सी पिन होती है मोटर के अंदर जो रोटेट करती है. एज अ रिजल्ट फैन भी हमारा रोटेट करता है. इन द सेम वे यहाँ पे आप देख सकते होगे मोटर के अंदर में, यहाँ पे भी मोटर है, यहाँ पे एक रॉड प्रेजेंट है. इस रॉड के अंदर बीच में पिन होती है जो सर्कुलेट करती है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ मूवमेंट ऑफ स्टायरर दैट अलाउज अ मिक्सिंग ऑफ कंटेंट. ये पॉइंट क्लियर है. सबसे पहले मोटर का पॉइंट क्लियर हो गया. मोटर पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस. बेटा हम बायोरिएक्टर क्यों कर रहे हैं? ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा कर सके, कल्चर मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं. साथ साथ इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बायोरिएक्टर के अंदर हम ऑक्सीजन का, पीएच का, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर का, ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ एफिशिएंट अमाउंट में हो सके. दिस बायोरिएक्टर इट इज अ सिलेंड्रिकल लाइक अ वेसल. ये सिलेंड्रिकल लाइक वेसल है दैट हैव अ कर्व्ड बेस. इसका जो बेस है वो कैसा है? कर्व्ड है. Why there is a curved base? Because you know that अगर मेरा बेस जो है वो इस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर होगा, तो अलाउ करेगा अच्छी तरीके से मिक्सिंग, या फिर कर्व्ड बेस इट अलाउज मोर मिक्सिंग. बताओ मुझे कौन ज्यादा अच्छी तरीके से मिक्सिंग? कर्व्ड बेस. So that is why this simple stirred tank bioreactor, it is a cylindrical vessel having the curved base. This curved base allows more mixing. Mixing of content, it is also done with the help of a stirrer that is present in the that arises from that of a motor agent. इसके अलावा एक और चीज समझते हैं. अगर आप किसी भी चीज को बहुत तेजी से घुमाते हो तो थोड़ी देर के बाद फॉर्म बनने लगती है ना. जैसे अगर हम वॉशिंग पाउडर को भी यूज करते हैं तो जब हम उसे रोटेट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद झाग बनने लगता है, फॉर्म बनने लगता है. तो अगर इस तरीके से लेदर बनने लगता है, तो अगर फॉर्म बनने लगेगी, कल्चर मीडियम भी तो है, अगर आप उसे रोटेट करोगे तो फॉर्म बन सकती है. फॉर्म हमेशा कौन से सरफेस पे आती है? सरफेस पे आती है या फिर बॉटम पे आती है? टॉप पे आती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ब्लेड दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म ब्रेकर, जो फॉर्म को लगातार ब्रेक करेगी ताकि जो कंटेंट है, एयर का कंटेंट का सप्लाई स्टॉप ना हो जाए. सो दैट इज व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग अप अ फॉर्म. इसके अलावा बेटा आप देख रहे हो एक और ब्लेड है दैट इज फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर एंड द कल्चर ग्रोथ. ये दोनों का काम बेटा, इम्पेलर का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज फंक्शन टू बी एज अ स्टायरर. ये दोनों का काम क्या है? दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रोटेट करते हैं. एज अ रिजल्ट हमारा कल्चर मीडियम, माइक्रोब्स, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ये सब सर्कुलेट होता रहता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ को सारे कंटेंट सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके. इसके अलावा बेटा एक बायोरिएक्टर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए. अब आप मान के देखो, अगर बायोरिएक्टर बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा है तो मुझे उसके अंदर कूल वाटर को सप्लाई करना होगा ताकि वो उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो सके. तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑल्सो. मतलब यहाँ से वाटर को आप इनलेट और आउटलेट के प्रोसेस भी है जहां से स्टीम अंदर जानती है, एंड इट इज यूटिलाइज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑल्सो. यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं. One, it is for the genetic engineering and another it is for the maintenance of sterile condition. तो आप जानते हो कि स्टीम की वजह से जो भी अनडिजायर्ड माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे एयर के कांटेक्ट के अंदर वो सारे किल हो जाएंगे. सो स्टीम इट इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफ स्टेरिलाइजेशन. मोर एवर यहाँ पे एक इनलेट होता है और आउटलेट होता है जहां से वाटर की एंट्री और एग्जिट किया जाता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके. इसके अलावा बेटा बायोरिएक्टर के अंदर कल्चर ब्रॉथ. बेटा कल्चर मीडियम समझते हो ना? कल्चर रेफर्स टू दैट ऑफ अ फूड. ब्रॉथ का मतलब होता है जनरली जो हमारा फूड लिक्विड मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम कल्चर ब्रॉथ. इफ यू रिमेम्बर इवोल्यूशन चैप्टर प्रिया, वहां पे भी हम लोगों ने किल्ड यीस्ट प्लस वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉथ बनाया था. तो जो भी लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड मीडियम, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ ब्रॉथ. Moreover, there is also a presence of acid base pH control.
इस पूरे के पूरे वेसल्स के अंदर हमें पीएच कंट्रोल सिस्टम की भी जरूरत है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस पीएच कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो। बेटा कल्चर ब्रोथ खाना नहीं दोगे तो माइक्रोब्स ग्रोथ कैसे करेंगे प्रिया? बेटा स्टीम आप जानते हो ना, हम लोग मिल्क को क्यों बॉईल करते हैं अपूर्वा? ताकि माइक्रोब्स जो है वो किल्ड हो सके, जो अनवांटेड हमारे एयर के अंदर माइक्रोब्स हैं वो किल हो सके। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप स्टेराइल एयर पास कर रहे हो ना, एयर की सप्लाई दे रहे हो। हमने पढ़ा था कि जो हमारे डिजायरेबल माइक्रोब्स हैं सिर्फ वही ग्रोथ करें, बाकी कोई भी अनडिजायरेबल माइक्रोब है या जो भी कंटेमिनेशन है उसको प्रिवेंट करना होगा। सो दैट इज वाई द स्टीम इज टू बी प्रोवाइडेड, दैट इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन। ओके, इसके अलावा स्टेराइल एयर भी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए। इसके अलावा बेटा इस डायग्राम के अंदर नहीं दिखा रखा, बट देयर इज ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ सैम्पलिंग पोर्ट ऑल्सो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग पोर्ट? सैम्पलिंग पोर्ट वो जगह होती है जहां से जो भी यूज्ड कल्चर मीडियम है वहां से रिमूव कर दिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सैम्पलिंग पोर्ट। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। So beta most common tank bioreactor, most common type bioreactor is stirred tank. And now first we have to do the simple stirred tank bioreactor. And the another, it is a sparged tank bioreactor. Beta simple stirred tank bioreactor, it has a cylindrical vessel with curved base. That allows mixing of contents. This first point is clear to everyone कि इसके अंदर cylindrical vessel है with that of a curved base that allows mixing of content. Stirrer allows even mixing and oxygen availability through bioreactor. कह सकते हैं बेटा, लेकिन वर्ड स्टायरर यूज हो रहा है तो हम स्टायरर वर्ड यूज करेंगे, कह सकते हैं ब्लेंडिंग में। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू बायोरिएक्टर। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर के बारे में, सिलेंड्रिकल वेसल है विद दैट ऑफ अ कर्व्ड बेस दैट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ कंटेंट। स्टायरर भी प्रेजेंट है दैट अलाउज द इवन मिक्सिंग एंड द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू माइक्रोब्स। बेटा इसके अलावा जैसे मैं अभी जो आपके पॉइंट्स लिखूंगी, हाउ द स्टायरर अलाउज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। बेटा स्टेराइल एयर तो नॉर्मली जा रही है प्रिया, एयर की सप्लाई तो जा रही है, लेकिन अगर जैसे आप जानते हो फैन को अगर हम रोटेट करते हैं देन इट अलाउज द एयर टू बी रोटेटेड इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अवर रूम। इन द सेम वे जब स्टायरर प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करेगा ना टू ईच एंड एवरी माइक्रोब। क्लियर? अवेलेबिलिटी टू बायोरिएक्टर ना, एंड दिस बायोरिएक्टर इट कंटेन माइक्रोब्स। मेधा सो बेटा मैं अभी जो आपको पॉइंट्स लिखवाने वाली हूँ वो कॉमन है दोनों बायोरिएक्टर के अंदर, चाहे वो सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर हो या हमारे पास स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर हो। सो ईच बायोरिएक्टर हैज, हर एक बायोरिएक्टर के पास हैज एगिटेटर सिस्टम होता है। एगिटेटर सिस्टम आप समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगिटेशन? दैट इज अ मिक्सिंग, स्टायरिंग, एगिटेटर सिस्टम प्रेजेंट होता है। Another, it is a form control system. Form control system भी present है, that is responsible to break form formation. There is a temperature control system also. There is a pH control system. And there is also a sampling port. सैम्पलिंग पोर्ट का मतलब क्या बताया था? जहां से भी आप यूज्ड कल्चर मीडियम को रिमूव कर सकते हो। सो हियर इट इज अ सैम्पलिंग पोर्ट फ्रॉम विच यूज्ड कल्चर मीडियम रिमूव्ड। Clear to everyone till here?
यस और नो? तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ अ बायोरिएक्टर. बस अनकॉमन ये था कि उसके अंदर एक स्टायरर प्रेजेंट था और कर्व्ड बेस प्रेजेंट था एंड इट हैज अ सिलिंड्रिकल वेसल. Both aerobic and anaerobic microbes can be used here. So for the anaerobic, there is need of oxygen availability. बेटा मैं आपको बताती हूँ अपूर्वा, जिसके अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए होती, आप उस बायोरिएक्टर के टाइप को क्या कहते हो? दैट इज कंसीडर टू बी एज अ फर्मेंटर. आपने सुना होगा फर्मेंटर, फर्मेंटेशन रिएक्शन. फर्मेंटेशन रिएक्शन जनरली एनारोबिक होती हैं, लेकिन आजकल तो ऐसे भी फर्मेंटर होते हैं जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया को भी आप ग्रो कर सकते हो. लेकिन हम यहाँ पे बात करें सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर की. यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की जरूरत है. बट फर्मेंटर इट इज अ टाइप ऑफ अ बायोरिएक्टर जहाँ पे आप एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रो कर सकते हो. क्लियर? सो बेटा सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर यही था. इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं स्पार्ज्ड वेस्ट ऑफ द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. यस, अगर कल्चर मीडियम के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज्ड अप हो चुके हैं, सो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड हुआ, सो दैट इज अ यूज्ड अप कल्चर मीडियम. So the next is about the sparge tank bioreactor. Anyone in this class knows that what is the meaning of sparge here? बताऊंगी मुद्दत, अभी बताऊंगी, हमें समझना होगा. ओके, सो बेटा स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर का मतलब क्या होता है? स्पार्ज हियर रेफर्स टू दैट ऑफ अ बबल्स, मॉइस्चर. सो बेटा अगर हम बात करें इस बायोरिएक्टर की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको एक स्टायरर तो दिख रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे नॉर्मली स्टेराइल एयर पास की जा रही थी एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्टायरर दैट अलाउज द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द होल बायोरिएक्टर दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोब्स. लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बबल्स प्रेजेंट है. Bubbles, it is responsible to carry the oxygen to the different parts of the bioreactor that contain microbes. Now, how the bubbles it is formed? Actually, ये आपकी पैकेज में या एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बस इतना समझाया गया कि स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर एक ऐसा बायोरिएक्टर होता है जिसके अंदर एक सिलिंड्रिकल वेसल होने की बजाय एक रेक्टेंगुलर वेसल है एंड दे हैव अ फ्लैट बेस. मोर एवर यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, इट इज पासेस इन द फॉर्म ऑफ अ बबल. बट मैं आपको थोड़ा सा बबल्स के बारे में बताती हूँ कि बबल्स फॉर्म होते कैसे हैं. बेटा यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ, लेकिन इस तरह का ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर के अंदर. लेट एज्यूम दैट कि एक स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और इस स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल होल्स इन इट. अब आप यहां से जब एयर की सप्लाई करोगे, सो जब एयर की सप्लाई होगी बेटा, तो वो एयर क्या करेगी? अपने आप को ट्राई करेगी कि यहां से बाहर निकले, एक्सपेल आउट हो सके. सो इफ द एयर इट इज ट्राई टू एक्सपेल आउट फ्रॉम दीज होल्स, तो एयर किसकी फॉर्म में अराइज हो जाएगी? इट इज अराइजेस इन द फॉर्म ऑफ अ बबल एंड नाउ दिस बबल इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द ऑक्सीजन टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बायोरिएक्टर. और आप जानते हो कि बबल्स तो अपने आप से मूव कर सकते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर. तो यहाँ पे स्टायरर की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है. यहाँ पे मेनली किसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउज द एयर टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बबल. सो दिस इज कॉल्ड अ स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ? ओके. सो दिस अलाउ एयर टू पास आउट फ्रॉम. ओके, मैं दोबारा से बताती हूँ. क्या वाई डायग्राम बनाए मैम? समिका आप ये पूछ रहे हो कि आप स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर बनाए या ना बनाए? दिस डायग्राम इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. और अगर आप ये लिखना चाहते हो, ये बनाना चाहते हो, तो ये बना लो. हाँ बनाओ बनाओ. प्रिया मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर का मतलब स्पार्ज है और रेफर्स टू दैट ऑफ बबल्स होता है. बेटा यहाँ पे बबल्स के थ्रू ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की जा रही है. जैसे यहाँ पे लेट एज्यूम दैट कि एक छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहां से एयर की सप्लाई की एंड नाउ इट इज पासेस. इस पाइप में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोर्स एयर इट अलाउज टू एस्केप आउट फ्रॉम दिस पोर्स, एयर टू पासेस आउट फ्रॉम दीज पोर्स.
और अगर इन पोर्स से एस्केप आउट करने लगेगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बबल. And now this bubble, it contain oxygen availability that is used, that is need to be supplied to the different microbes present in the bioreactor, resulting in the formation of bubbles. Clear हुआ कि bubbles के form करके हम लोगों ने oxygen availability provide की है. That carries oxygen. Yes or no, Priya? Without liquid, how the form bubbles? Just by using the water. नहीं बेटा, एयर और हम लोग स्टेरिलाइज्ड वाटर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना, स्टीम फॉर द स्टेरिलाइजेशन. मैंने तो आपको वही बताया ही था. आप इस डायग्राम के अंदर भी देखो, आपको वाटर का अवेलेबिलिटी तो दिखाई देगी सही. वाटर अलोंग विद दैट ऑफ एयर, और वो जब मूव करेंगे एंड इट इज कम्स आउट फ्रॉम द बबल, देन इट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बबल लाइक अ स्ट्रक्चर. ओके बेटा, कुछ बोलते नहीं. इट इज अ पार्ट ऑफ दिस बायोरिएक्टर. इट इज कंसीडर टू बी एज अ स्पार्जर. इसी को हम स्पार्जर कहा जाता है, तभी हमने इसका नाम रखा था स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर. ओके, सो दिस वेसल, दिस स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा. इट इज अ रेक्टेंगुलर वेसल with flat base. So that is a sparge tank bioreactor. Clear to everyone? Bioreactor clear हुआ? नहीं, मैंने वही समझाया ना प्रिया, कि वहां पे तो आपको ऑक्सीजन की मिक्सिंग करनी थी, तभी वहां पे स्टायरर की जरूरत है. यहाँ पे तो ऑक्सीजन अपने आप चला जाएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ अ बबल्स. बबल्स इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी. बबल्स तो खुद से मूव कर सकते हैं. देयर इज नो नीड फॉर मोर एंड मोर स्टायरिंग. व्हाट दिस गैस एंटरटेनमेंट मीन्स, मतलब अच्छा बेटा, ये गैस मतलब यहाँ पे गैस कलेक्ट होती जा रही है. अपूर्वा, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ऑफ अ बायोरिएक्टर. इसके अलावा अभी मुदित ने पूछा था शायद से कि हम बार बार कल्चर मीडियम को ऐड करेंगे या फिर यूज अप करेंगे, या फिर एक बार डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद दोबारा से नहीं रखेंगे. ये पूछा था ना मुदित ने, दैट व्हाट टाइप ऑफ अ कल्चर मीडियम वी हैव टू यूज. तो अभी हम वो पढ़ेंगे. डन वैष्णवी? ओके, वेट फॉर अ सेकेंड. फर्मेंटर की अगर हम बात करें, सो बेटा फर्मेंटर, यू नो दैट फर्मेंटर इट इज अ टाइप ऑफ अ वेसल इन विच फर्मेंटेशन अकर. फर्मेंटेशन तो जानते होगे आपने, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ा होगा, कि जब यीस्ट फर्मेंट करती है, देन इट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, बेवरेजेस. नो ऑडियो? अभी तो आ रही होगी ऑडियो. So it resulting in the formation of alcohol, bread, butter. So that is called as fermentation. So fermenter, it is a vessel. फर्मेंटर एक तरह का वेसल होता है इन विच फर्मेंटेशन आकर. हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना अपूर्वा, मैंने अभी वही आंसर भी दिया था कि फर्मेंटर इट इज अ टाइप ऑफ अ बायोरिएक्टर. फर्मेंटर एक तरह का बायोरिएक्टर है. इट इज अ टाइप ऑफ अ बायोरिएक्टर. सिर्फ मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ बायोरिएक्टर इट इज अ सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर. लेकिन बायोरिएक्टर एक तरह के नहीं होते, बहुत सारे तरह के होते हैं. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, mobilized bioreactor. So fermenter, it is also a type of a bioreactor. It has both aerobic and anaerobic fermenter. हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं. जनरली जो होता है वो तो एनारोबिक होते हैं, लेकिन आजकल हम लोग एरोबिक फर्मेंटर्स को भी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं. So we have both aerobic as well as anaerobic fermenter. Now is it clear to you? Fermenter. बेटा अभी fermenter के कुछ types होते हैं. Now what are the types of the fermentation? That is a batch fermentation. Another, it is a continuous culture.
बेटा वही माइक्रोबियल कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही है, वही माइक्रोब जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ये तो डिपेंड करता है ना हम लोग कौन से ऑर्गेनिजम्स को डाल रहे हैं। अगर एरोबिक है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर प्रिया? जो आपने फर्मेंटेशन पढ़ा है वो नेचुरली अकरिंग फर्मेंटेशन पढ़ा है ना, दैट इज डन बाय द एनारोबिक मेथड, बट नाउ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट एरोबिक फर्मेंटर आल्सो। सो बैच फर्मेंटर, continuous culture एंड फेड बैक कल्चर। बहुत इजी है, आप ध्यान से सुनोगे तो एक ही बारी में आ जाएगा। बेटा बैच फर्मेंटेशन क्या एफिशिएंसी पर कुछ फर्क पड़ता है एरोबिक या एनारोबिक यूज करने से? नहीं बेटा, एफिशिएंसी पे एज सच नहीं होता, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ अ माइक्रोब। जैसे आप जानते हो ना कि आप कोई भी माइक्रोब्स को यूज करते हो तो उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, उसका एक सेल डिवीजन का होता है, उसकी अपनी एक खुद की एफिशिएंसी होती है। जैसे आप हर बैक्टीरिया को यूज नहीं करते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये डिपेंड करता है माइक्रोब्स की एफिशिएंसी के अंदर। जैसे आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज पढ़ा है ना पूरा टॉपिक? हाँ, तो मुझे बताओ क्या हम हर तरह के माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं फॉर दैट ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज? नो, इट डिपेंड्स अपॉन दैट ऑफ अ माइक्रोबियल एफिशिएंसी आल्सो। आई थिंक सो आपने स्यूडोमोनास के बारे में भी सुना होगा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग ऑफ ऑयल स्पिल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अ माइक्रोब दैट इज टू बी यूज्ड, उसके माइक्रोब की एफिशिएंसी कितनी है, उसके एरोबिक या एनारोबिक कंडीशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो नॉर्मली फर्मेंटेशन है वो एक एनारोबिक प्रोसेस देखा जाता है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। क्या यूज है यहाँ बता रही हूँ अभी फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन के अंदर भी तो प्रिया हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ करा रहे हैं ताकि हमें प्रोडक्ट मिल सके लाइक दैट ऑफ अल्कोहल। इसी तरीके से हम फर्मेंटेशन के अंदर अगर डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करके उन माइक्रोब्स को ग्रोथ कराएं तो हमें वही जो प्रोटीन प्रोडक्ट मिलना है वो मिल जाएगा ना। सो दैट इज अ फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटर एक हमारे पास वेसल है जहां पे उस माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है ताकि हमें हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो सके। सो बैच फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें, सो एज अ नेम सजेस्ट, बैच का मतलब एक बार बैच बन गया, मतलब एक बार जो भी आपने सामान डालना था उस फर्मेंटर वेसल के अंदर तो आपने डाल दिया तो बस डाल दिया, अब दोबारा से नहीं डाल सकते। सो दैट इज कॉल्ड एज बैच फर्मेंटेशन। मतलब यहाँ पे जो आप मुद्दत मुझसे पूछ रहे थे कि बार बार कॉन्टिन्यूस कल्चर चेंज कर सकते हैं, तो आप इसमें नहीं चेंज कर सकते। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। बैच फर्मेंटेशन क्या हो गया, क्लोज सिस्टम का टाइप हो गया। चेंजिंग हो सकती है, 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 चेंजिंग हो सकती है। अभी आपको नहीं, अभी आपको नहीं समझा, अभी आपको नहीं, अभी आपको नहीं समझा, 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 अभी आपको नहीं समझा। सिस्टम, द 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 सिस्टम are set up, 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 are set up outside. Once fermentation start. For example, no more nutrients added. This point is clear to everyone कि कंडीशन जब एक बार सेटअप हो चुकी है फ्रॉम आउटसाइड, सो वंस फर्मेंटेशन स्टार्ट, अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, नो मोर न्यूट्रिएंट्स एडेड इन द बैच फर्मेंटेशन। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस कल्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूज्ड मटेरियल इज ड्रेन्ड फ्रॉम वन साइड। यूज मटेरियल को आप हटाते हो फ्रॉम वन साइड and fresh material added from another side. मुझे बताओ कि अगर इस तरीके से बार बार स्पॉन्टेनियसली इट हैपनिंग, तो मुझे बताओ कि अगर हम बार बार इस तरीके से कल्चर मीडियम को चेंज करते रहेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ लैग फेज पे होगी, लॉग फेज पे होगी या स्टेशनरी फेज पे होगी? अब बैक्टीरिया की ग्रोथ किसके ऊपर होगी, लैग फेज पे, लॉग। लैग फेज क्या होता है, इनिशियल फेज ना,
Lag phase, it is refers to that of an initial phase. Log phase, it is refers to that of an exponential phase, maximum phase. और stationary phase पे रुक जाएगी. अगर किसी को बहुत सारा खाना दे रहे हैं तो ग्रोथ तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना. Why it is a lag? Answer, it is a log phase or the exponential phase. So in the continuous culture system, there is a log or exponential phase. Clear to everyone? Not got. बेटा अगर किसी को भी फूड बहुत ज्यादा मिलेगा प्रिया तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी या फिर कम होगी? स्टार्टिंग होगी ग्रोथ की या फिर मैक्सिमम अमाउंट में होगी? ज्यादा होगी. तो वही लिखा एक्सपोनेंशियल फेज में होगा, बिकॉज यहाँ पे आप ऑलरेडी बार बार कल्चर प्रोवाइड कर रहे हो. जैसे बैच फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि आपने एक बार कल्चर डाल दिया, आप रिमूव नहीं कर रहे हो, तो अब धीरे धीरे जब फूड खत्म होने लगेगा तो ग्रोथ भी तो रुक जाएगी एक टाइम के बाद. लेकिन आप सेकेंड वाले के अंदर कॉन्टिन्यूसली फूड देते जा रहे हो, कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा, बार बार ग्रोथ होती रहेगी. सिंपल कम्स अंडर सिंपल क्या? सिंपल फर्मेंटर, सिंपल बायोरिएक्टर, महक. कॉन्टिन्यूस कल्चरिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा था ना, सैम्पलिंग पोर्ट इज देयर, जहां पे आप अपने यूज्ड कल्चर सिस्टम को ड्रॉन आउट कर सकते हो. ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें. वैसे ना वो कॉन्टिन्यूस में भी नहीं, फेड बैक कल्चर सिस्टम में आता है. मैं अभी आपको समझाऊंगी फेड बैक, तो आप खुद कहोगे कि वो फेड बैक में आता है. नो, आस्था यूज कल्चर मीडियम, सिर्फ कल्चर मीडियम को एक्सपेल्ड किया जाता है. जैसे आपने बायोगैस प्लांट पढ़ा होगा, बायोगैस प्लांट पढ़ा था ना, जिसके अंदर आप यूज मटेरियल जो भी बन जाता है उसका एक एक्सपेलिंग पॉइंट भी तो होता है. तो सिर्फ कल्चर पॉइंट को रिटेन किया जाता है, माइक्रोब्स को नहीं किया जाता इस तरीके से. सैम्पलिंग पोर्ट के अंदर यूज कल्चर मीडियम्स को से रिमूव किया जाता है प्रिया. एक सेपरेट पोर्ट होता है जहां से हम लोग न्यू फ्रेश कल्चर मीडियम को भी ऐड कर सकते हैं. बाकी वैसे ये दोनों पोर्ट अलग अलग है, एक ही पोर्ट से दोनों काम नहीं होते प्रिया. सो नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द फेड बैक कल्चर सिस्टम, इनलेट एंड आउटलेट. बेटा फेड बैक कल्चर सिस्टम के अंदर इंटरमीडिएट सिस्टम है. मतलब यहाँ पे अगर आप कल्चर मीडियम ऐड भी करते हो तो बहुत धीरे धीरे करते हो, स्लोली स्लोली ऐड करते हो, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूसली करते हो. तो आपके हिसाब से फेड बैक कल्चर सिस्टम ज्यादा बेटर है या कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम ज्यादा बेटर है? बैच फर्मेंटेशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रोथ उतने अच्छे से हो ही नहीं पाएगी. वाई द फेड बैच? वाई द फेड बैच? आई नो, आई वांट टू नो द रीजन. यहाँ पे तो धीरे धीरे दे रहे हैं, अगर धीरे धीरे दे रहे हैं तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी. सो वाई द फेड बैच सिस्टम इज दे रिमेन्स इन अ लॉग ऑलवेज इन फेड बैच कल्चर प्रिया, और इन द कॉन्टिन्यूस कल्चर? बताओ क्या एडवांटेज है फेड बैच कल्चर का ओवर टू दैट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस कल्चर? नहीं प्रिया, कॉन्टिन्यूस कल्चर में ग्रोथ की बात की जाएगी तो ग्रोथ कॉन्टिन्यूस कल्चर में ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे हम कॉन्टिन्यूसली फूड प्रोवाइड कर रहे हैं. फेड बैच में हम धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन इसका एक फायदा क्या है, मैं आपको पहले एक ऐसा फायदा बताती हूँ जो आपकी पुरानी नॉलेज से रिलेटेड है, फिर आपको वो फायदा बताऊंगी जो आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. हैव यू हर्ड अबाउट द प्राइमरी मेटाबोलाइट? ग्रोथ एक्सेस होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा अच्छा पाके, लेकिन हम फूड भी तो दे रहे हैं ना पाकी. हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड है रिसोर्सेज तो हमारी ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली होती है, तो फिर कंपटीशन नहीं होता. नहीं अंशिका, चलो अभी मैं समझाती हूँ. बेटा आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा अबाउट दैट ऑफ अ मेटाबोलाइट. Metabolite, it is divided into two types. One, it is called as primary metabolite, and another, it is called as secondary metabolite. जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन्स की, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी होते हैं, और ये जनरली कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ ग्रोथ फेज. और अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट में सुना होगा जो स्पेसिफिक होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए. जैसे अगर मैं बोलूं मॉर्फिन, कोडीन, ये मेरी बॉडी में थोड़ी बन रहा है, ये तो पॉपी प्लांट में ही बन रहा था मॉर्फिन. सो इट इज कंसीडर टू बी एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो पिगमेंट्स भी क्या है, एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आएंगे. एल्कोलॉइड्स भी किस में आएंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आएंगे. एब्सोल्युटली करें. तो आई थिंक सो अभी आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब समझ चुके हो. सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरली कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ स्टेशनरी फेज, जब ग्रोथ रुक जाती है, स्टेशनरी पे होने लगती है, तब बनते हैं. तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कभी भी प्रोड्यूस ऑब्टेन कर पाएंगे?
कभी नहीं, बिकॉज दे आर ऑलवेज रिमेन इन द ग्रोथ फेज। तो हम सिर्फ उसकी ग्रोथ के जो हमारा डिजायर्ड है बस वही ऑब्टेन करेंगे। वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ दिस कल्चर सिस्टम। ये तो था ये हमारी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड जो मैंने इंटरलिंक्ड किया। अब मैं वो बताती हूँ जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैंने आपको बहुत सारा फूड दे दिया तो आप बस खाते रह रहे हो, खाते रह रहे हो, खाते रह रहे हो, खाते रह रहे हो। ग्रोथ इज अ रीजन फॉर कल्चर। यस बेटा, कल्चर मतलब फूड होता है। फूड अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे तो ग्रोथ तो होगी होगी, सेल डिवीजन तो होगा ही होगा। तो मैंने आपको नॉर्मली फूड प्रोवाइड किया और आप ग्रोथ करते चले जा रहे हो, तो इससे ये होगा ना कि आप अपनी क्षमता से भी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी क्षमता से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, आप अपनी क्षमता से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे आप जानते हो कैटरपिलर को कॉन्टिन्यूसली फूड दिया जा रहा है, लेकिन अगर यही कैटरपिलर को कॉन्टिन्यूसली बस फूड मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, तो जितना उसको कंजम्पशन नहीं है, जितना उसको खाना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा खाएगा, क्योंकि खाना दिख रहा है सिर्फ। उनके पास कोई ऐसा माइंड थोड़ी कि नहीं खाना चाहिए, ऑब्ेसिटी आ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है उनके पास, है ना। नर्वस सिस्टम तो नहीं कर रहा। उनको तो बस दिखता है, यीस्ट को दिखता है कि ग्लूकोज मिल रहा है, चलो ग्लूकोज से अल्कोहल बनाओ। तो आप कॉन्टिन्यूस कल्चर में प्रोडक्टिविटी तो एनहांस कर सकते हो, पर यहाँ पे आप माइक्रोब्स के बायोमास को डेफर करके, उसको खत्म करके उनसे ज्यादा काम करवा रहे हो। सो दैट इज वाई द फेड बैच कल्चर सिस्टम इज मोर बेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम। क्योंकि इन द कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम ऑर्गेनिज्म अपने बायोमास को पीछे छोड़कर अपना काम को परफॉर्म करते हैं। एज अ रिजल्ट इट लीड टू दैट ऑफ डिट्रॉयशन ऑफ दीज माइक्रोब्स। So that is why the fed batch culture system is more better. नहीं प्रिया, एक सेल की बात की जाती है। सेल अपनी एक लाइफ साइकिल को परफॉर्म करता है। तो सेल की लाइफ साइकिल में जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एसेंशियल प्रोटीन्स बनाता है, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर जब उसके सारे लाइफ प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं तब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता है। जैसे आप खुद सोच के बताओ, आपका डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाएगा, आरएनए के बाद प्रोटीन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, जो आपके लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरत है, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, वो बनाएंगे during at the time of growth phase, and later on the stationary phase secondary metabolite form. नो बेटा, ऑपरॉन प्रेजेंट होता है, आप जानते हो प्रोकैरियोट्स में भी ऑपरॉन प्रेजेंट होता है, रेगुलेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। बट यहाँ पे ऑपरॉन से मतलब नहीं है, ये ऑपरॉन डिफरेंट थिंग है और ये डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे बात की जा रही है सेल साइकिल और सेल डिविजन से रिलेटेड। सो हम यहाँ पे बात करें कि सेल मल्टीप्लाई करके 1 से 2 बना रहे हैं, 2 से 4 बना रहे हैं, माइटोसिस मियोसिस की बात की जा रही है। तो अगर मैं उसको बार बार वही कंडीशंस प्रोवाइड करूंगी तो वो बार बार मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, लेकिन उसका बायोमास के हिसाब से वो ज्यादा रिप्रोडक्शन करने लगेगा। तो शुगर का यूटिलाइजेशन करके वो अल्कोहल तो बना देगा, बट उसका खुद का यीस्ट का जो प्रोडक्शन है, पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाएगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लग गई, आपने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स तो डाल दिए, फर्टिलाइजर्स तो डाल दिए, इंसेक्टिसाइड तो डाल दिए ताकि यील्ड इंक्रीज हो जाए, बट सॉइल की फर्टिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। क्लियर है? So this is called as fed batch culture system. That is an intermediate one. So they have a low productivity as compared to continuous culture system. Till here it is completed. I want to change my sheet. क्या प्रिया आपका कौन सा आंसर है गया? बट क्लोरोफिल तो हमेशा ही ना ग्रोथ एंड स्टेशनरी फेज में। नहीं बेटा, क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है, वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्लोरोफिल इट इज अ मेजर प्रोसेस ना, वो मेजर प्रोसेस उसका फोटोसिंथेसिस है, वो अलग बात है। यहाँ पे बात की जाती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, लाइक दैट ऑफ अ सेलुलोज, मतलब जो भी कोलेजन फाइबर्स हो गए, अलग अलग चीजों के, इट इज स्पेसिफिक फॉर द ईच ऑर्गेनिज्म। हर चीज को नहीं आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट में इंक्लूड कर सकते। अगर वो मेटाबोलाइट हमारे प्राइमरी फंक्शंस के अंदर यूज किया जा रहा है, लाइफ के अंदर यूज करा जा रहा है, तो आप उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में यूज नहीं करते हो। ओके मैंने आपको एक कॉमन डेफिनेशन बताया। क्लियर? डन? सो लो प्रोडक्टिविटी as compared to that of a continuous culture system, as culture is added slowly but
In continuous culture, in continuous batch system, we are not able to obtain secondary metabolite. We are not able to obtain secondary हाँ जी प्रिया, ये इस बार का नीट का क्वेश्चन था जो आपने मुझसे पूछा है कि जो भी ड्रग है वो ऑब्टेन किया जाता है वो लाइव प्रोसेसेस में यूज नहीं होते, बट इट इज फंक्शन टू बी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, सो इट इज कंसीडर टू बी एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. But in the continuous batch system, we are not able to obtain secondary metabolite. And moreover, gene expression in continuous batch system हाँ बेटा फेड में ही लिखना है कि बट इन हमने लिखा ना फेड बैच सिस्टम के अंदर दैट लो प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम एज कल्चर इज एडेड स्लोली. बट इन द कॉन्टिन्यूस बैच सिस्टम वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट. हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं. जीन एक्सप्रेशन इन द कॉन्टिन्यूस बैच सिस्टम मोर at the expense of biomass of microbes also. क्लियर है? कर लिया ना समय का स्पेलिंग, वो गलती से हो गया था, किया तो सही अभी करेक्ट. So gene expression in continuous batch system more at the expense of biomass of microbes. बेटा जिसकी माइक्रोब्स का एक अपना एक वेट है ना, उसी के हिसाब से तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे. ऑर्गेन जो वेट होता है उसी को तो बायोमास कहा जाता है. डन. मुस्कान, अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को? फर्मेंटर्स, बायोरिएक्टर्स. अगर पेपर में बायोरिएक्टर्स को लिखने के लिए आएगा अच्छे से लिख दोगे, डायग्राम भी बना लोगे 12th क्लास के पेपर में. गुड. So now the last step and the final step in this chapter is about the downstream processing. बेटा जीन एक्सप्रेशन जो कॉन्टिन्यूस बैच सिस्टम के अंदर है वो मोर होगा ना, क्योंकि लगातार आप माइक्रोब्स की ग्रोथ करा रहे हो, तो प्रोटीन प्रोडक्ट तो ज्यादा मिल गया, अल्कोहल तो ज्यादा मिल गया, बट इट इज एट द लॉस ऑफ द बायोमास ऑफ द माइक्रोब्स. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी ग्रोथ फॉर फेड. स्टेशनरी ग्रोथ फॉर फेड नहीं समझ में आया महक आपका क्वेश्चन? शायद से आप पूछना चाह रहे हो कि स्टेशनरी फेज फेड बैच सिस्टम में होता है. इन फेड बैच स्टेशनरी फेज इज देयर. यस बेटा, समझना किसी के अंदर भी सिर्फ स्टेशनरी फेज तो नहीं होगा. कोई भी ग्रोथ करेगा, सेल साइकिल करेगा, तो पहले सेल अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, प्रिपेयर करेगा डिवीजन के, एंड फाइनली डिवाइड. ऐसा तो नहीं कि सीधा स्टेशनरी फेज आ जाएगी, हमारी सीधा एजिंग आ जाएगी. हम रिप्रोडक्शन भी करेंगे फिर एजिंग पे भी आएंगे. लेकिन अगर कोई मैकेनिज्म धीरे धीरे हो रहा है, बस यहाँ पे बात टाइम, अगर कोई मैकेनिज्म धीरे धीरे हो रहा है तो मेरे सारे फेजेस अच्छी तरीके से दिखाई देंगे. लेकिन अगर कोई मैकेनिज्म बहुत फास्ट हो रहा है तो मेरा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा, मुझे रेस्टिंग का टाइम नहीं मिलेगा. सो दिस इज ओनली दिस थिंग. ऐसा नहीं कि वो स्टेशनरी फेज में है या वो ग्रोथ फेज में है, ऐसा नहीं है. लेकिन कॉन्टिन्यूस में लगातार बस ग्रोथ होती चली जा रही है. बेटा अपूर्वा, मैंने समझाया आपको कि जैसे हम यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन कराते हैं, तो आप फर्मेंटेशन के अंदर आप ये देखोगे ना कि मैंने इतना क्वांटिटी यीस्ट दिया, इतना मैंने फूड प्रोवाइड किया, और मैं इतने टाइम पर अल्कोहल इतना प्रोड्यूस करना चाहता हूँ. एक क्वांटिटी होनी चाहिए ना जिससे हम डिसाइड करें कि हम इतने माइक्रोब से इतना अमाउंट ऑफ द फूड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं. लेकिन अगर इस तरीके से कर दिया जाए कि मैंने यीस्ट तो इतनी सी रखी, एक पैकेट की जितना रखा, लेकिन बस बार बार मैं उन्हें फूड देती जा रही हूँ और उसी यीस्ट से काम करवा रही हूँ अल्कोहल बनाने का, तो जो उनका बायोमास है, मतलब जो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी. वो उस फूड को यूटिलाइज करके आपके लिए अल्कोहल तो बना देंगे, बट क्या वो यीस्ट आखिरी में बचेंगे? आर दे एबल टू सर्वाइव एट द एंड?
नो। सो यहाँ पे जो जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब जो प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ देयर बायोमास। उनके बायोमास से, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ज्यादा करके भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके okay? अभी क्लियर है अपूर्वा? हाँ, टॉर्चर किया जा रहा है ना, हाँ यही यही मेन बात है। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, तो बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा? अभी आपने देखा कि रॉ मटेरियल है, वी ऑब्टेन रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को हमने किसके अंदर ऐड किया था? बायोरिएक्टर में। और बायोरिएक्टर से मैंने क्या ऑब्टेन किया? प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया। अब मुझे जो बायोरिएक्टर के थ्रू प्रोडक्ट मिला, क्या ये मैं प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में, नहीं अभी होस्ट में डालोगी प्रिया, अभी तो प्रोडक्ट मिल गया ना। तो जो प्रोडक्ट मिला, क्या मैं अब उसे मार्केट में ऐसे डायरेक्टली भेज दूंगी? नो, देयर इज अ नीड फॉर प्योरिफिकेशन ऑल्सो, सेपरेशन ऑल्सो। सो नाउ इट इज अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। और अगर कोई जरूरत होगा, ड्रग है, तो आप उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी कराओगे, क्लिनिकल ट्रायल्स इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई फूड आइटम है तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे, प्रिजर्वेटिव्स एडिशन, प्योरिफिकेशन टेस्टिंग इज टू बी डन, क्वालिटी कंट्रोल भी चेक करोगे। ये सब करने के बाद नाउ आप रेडी कर सकते हो प्रोडक्ट को टू सेंड इनटू द मार्केट। तो बेटा ये जो हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े, जिसके अंदर आप सेपरेशन कर रहे हो, प्योरिफिकेशन कर रहे हो, क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो, प्रिजर्वेटिव का एडिशन कर रहे हो, एंड देन सेंड इनटू द मार्केट, सो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि इसे हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं? यस, ओके। These steps will vary for different products. Yes, अपूर्वा। क्वालिटी कंट्रोल जो आप मार्केट में देने वाले हो, अगर आप कोई क्रॉप का प्रोटीन देने वाले हो, या फिर कोई भी जीन देने वाले हो, या कोई भी वैक्सीन दे रहे हो, या कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, उसका पहले क्वालिटी चेक भी तो करोगे ना। क्रॉप का क्वालिटी नहीं चेक करना चाहिए? क्वांटिटी, क्वालिटी सब चेक करना चाहिए प्रिया। आप देखते भी हो, कोई भी हमारे पास फूड होता है उसके अंदर क्वालिटी चेक किया जाता है। 90% ऑफ 200 staff members of Eli Lilly company involved in production of, in purification of, या फिर in downstream processing, आप समझ रहे हैं, in purification of insulin हार्मोन। आप जानते हो ना सबसे पहली, हाँ दैट इज ह्यूमुलिन, जो सबसे पहली बार इंसुलिन को हार्मोन कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज मार्केटाइज्ड आल्सो, दैट इज इन द नेम ऑफ, अंडर द नेम ऑफ ह्यूमुलिन। वो किसने बनाया था? एली लिली कंपनी ने। एली लिली कंपनी के अंदर 200 स्टाफ मेंबर्स थे, और उसमें से 90% जो स्टाफ मेंबर्स थे वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में काम करते थे। तो मतलब लगने में आपको सबसे सिंपल स्टेप यही लगा होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स की जरूरत होती है। क्लियर टू एवरीवन? चैप्टर ओवर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग कि आपने कॉपरेट किया और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का चैप्टर डन किया। अभी हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, संडे तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लें, ताकि हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लें। ओके कल के एफटी की प्रैक्टिस नहीं बेटा, अभी मैं प्रिया नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी। हाँ जी समिका। आस्क 11th का कैसे करेंगे अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं सुयश सारे टीचर्स मिलकर। अभी शुरू करेंगे वैष्णवी, लास्ट चैप्टर फिनिश होने के बाद करेंगे समय का, आप चिंता मत करो। मानसी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर कुछ नहीं है, जो भी आपने बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट को ऑब्टेन्ड किया,
आंशिका मैंने ना आज सच कभी नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं, बट देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से क्लास 11th के नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट जो भी आपने ऑब्टेन किया बायोरिएक्टर के थ्रू, पहले आप उसे सेपरेशन और प्योरिफिकेशन करोगे बिफोर सेंडिंग इनटू द मार्केट। अगर किसी क्लिनिकल ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट है तो वो क्लिनिकल ट्रायल प्रोवाइड किया जाएगा। प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की जरूरत है तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे। क्वालिटी चेक की जरूरत तो पड़ेगी एंड लेटर ऑन इट इज सेंड इनटू द मार्केट। तो ये जो सारे का सारा स्टेप है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन और ये सब क्वालिटी चेकअप, इट इज इंक्लूडेड इनटू द पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जैसे अगर हम बात करें एली लिली कंपनी जो कि इन्वॉल्व थी इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो कि मार्केट में ह्यूमुलिन के नाम से बेचा जाता है, उसके 90% ऑफ स्टाफ मेंबर सिर्फ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थे। वंशिका सम मोस्ट ऑफ द बैचेस। चलिए अभी शुरू करते हैं बेटा। आर न्यू चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। थोड़ा सा ही होगा, थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से करेंगे। चिंता मत करो पाकी, वी आर द टीचर्स ऑलवेज विद यू। करेंगे, कुछ अच्छे से करेंगे आप लोगों के 11th के रिवीजन के लिए भी। ओके चलिए एक सेकेंड वेट कीजिए।